आपका हमारे न्यू चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। ठीक है, आइए, ये है मेरे पास बुक जो कि यूपी में चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्टडी, जो कि स्वाति प्रकाशित की है। एक बार ज़रा हम इसके कंटेंट्स पे क्या करते हैं, नज़र डालते हैं, तो इसमें हमें 21 चैप्टर दिख रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी। तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है, कॉस्ट के कंसेप्ट्स और उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं और बिना किसी फालतू बात से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, जो आपको दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑफ एक्सपेंसेस। इस हेडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पूरे सब्जेक्ट का, जो कॉस्टिंग होती है। आप कॉस्टिंग से क्या समझते हैं? मतलब कॉस्टिंग क्या होती है यार? कॉस्टिंग का मतलब होता है लागत। यानी कि आपने अगर सपोज ये वॉच है, ठीक है, इस वॉच को बनाने में लागत लगी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, उसे रेडी करने में जो एक कॉस्ट लगती है, वो मतलब जो लागत लगती है, वही हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो कॉस्ट होती है ना, किसी भी कंपनी की बहुत बड़ी एक, मतलब कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट टर्म होती है। क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगी तभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। सपोज़ ये 2500 रुपये की वॉच है, ठीक है, अगर ये इस 2500 रुपये में ये कॉस्ट अपनी लगा सकते हैं 1200 रुपये। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 1200 रुपये पड़ रही है, तो इनका मुनाफा कितने का हो रहा होगा? 2500 की वॉच है, 1200 का कॉस्ट पड़ रही है, 1300 रुपये का एक घड़ी पे उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ अगर, तो बचपन में, यानी कि +1 और +2 में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होती है वो कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके निकलता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके निकलता है। हम इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कॉस्टिंग। ठीक है, सपोज़ मैंने बताया कि अभी उस घड़ी की कीमत कितनी थी, 2500 रुपये थी, तो हम जितनी कॉस्ट कम कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है? मैंने भी आपको क्या बताया था, सपोज़ इसकी जो है 1200 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, तो इनको प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, इनको प्रॉफिट हो रहा होगा 1300 का। अब वो ये कोशिश करेंगे नॉइस वाले कि यार हम इस 1200 रुपये से कम और कुछ कॉस्ट कम कर सकें। कॉस्ट कम करना बहुत मुश्किल बात है। कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, मतलब सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, वो सारे कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो अगर वो मुश्किल से 200 रुपये मान लेते हैं, बहुत बड़ा रकम है 200 रुपये कम करना, अगर उन्होंने 200 रुपये कम करे, मतलब कितने कर दिया, 1000 रुपये की कॉस्ट कर दी, तो अल्टीमेटली होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने का हो जाएगा, वो 200 रुपये से बढ़ जाएगा। यानी कि अब वो कितने का दिखेगा आपको, 1500 रुपये का दिखेगा। तब जाके आपको सेल्स कितनी की होगी, 2500 रुपये की होगी। तो ये था कॉस्टिंग का ओवरव्यू कि कॉस्टिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। हम जितनी कॉस्ट कम कर सकते हैं उतनी कम करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। अच्छा, कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है आप घटिया मटेरियल यूज़ करना शुरू कर दो, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दो जो लोगों के लिए हार्मफुल होती है। नहीं, कॉस्ट कटिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है। आप कॉस्ट कम कर रहे हो लेकिन आपकी क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब हम कॉस्ट भी कम कर रहे हैं और जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी, मतलब उसकी क्वालिटी से भी ना खेलें, तो ऐसे कैसे कॉस्ट कम हो सकती है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इसीलिए तो हमने कौन सा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है। आसान नहीं है कॉस्टिंग, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो कॉस्टिंग करना बहुत मुश्किल बात है। किस अपनी लागत को कम करना और ऐसे कम करना कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे, बहुत मुश्किल बात है। तो वेलकम 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 आपके नए यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है हयात ट्यूबर, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है मैंने, जिसका नाम ही क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हेडिंग हमने देखी है कि कॉस्ट की सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट सब जगह मिलेगा, मटेरियल कॉस्ट आपको पता भी होगा मटेरियल कॉस्ट क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपने अभी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा था, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मटेरियल भी लगा होगा। क्या क्या मटेरियल लगा होगा पता नहीं भाई, अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होगी, और ये प्लास्टिक के हैं पता नहीं काय के हैं, ये लगा होगा, ठीक है ना, बैटरी वगैरह डली होगी, सेंसर्स भी लगे हुए हैं इसमें, पता नहीं क्या क्या लगाया होगा। तो वो मटेरियल जो आपने ख़रीदा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें जो मटेरियल जो लगा है वो मटेरियल में आपने पैसे दिए होंगे, ठीक है। ये मोबाइल कवर है, मोबाइल कवर का मटेरियल ख़रीदने के लिए जो मोबाइल कवर वाली कंपनी है उसने इनपुट का पैसा दिया होगा, वो पैसा क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है। तो उन्होंने बोल दिया है मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो आप प्रोडक्ट और सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जिसका उस मटेरियल का जो कॉस्ट पे कर रहे हो वो क्या होती है, आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है, ठीक है। आगे लेबर कॉस्ट क्या होती है। लेबर भाई, लेबरर आते हैं, वो जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे लेबर कहते हैं। आपको लेबरर और लेबर के बीच में डिफरेंस तो पता होगा। लेबरर वो व्यक्ति होते हैं, वो इंसान होते हैं जो मजदूरी करते हैं, और उनकी जो मजदूरी है यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, है ना। समझ में आ रही नहीं बात आपको, ठीक है। अब लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ परमानेंट और टेम्परेरी फॉर द सर्विसेज। अब इन्होंने क्या करा है, इसके लिए लेबर्स रखे हैं, कुछ वर्कर्स रखे हैं। वो वर्कर्स क्या करते हैं, आन के हमारी फैक्ट्री में मदद करते हैं। अब जो भी मदद करते होंगे, जैसे आपने देखा होगा इतनी फैक्ट्रीज दिखाते रहते हैं, कायमी फैक्ट्रीज दिखाते रहते हैं डिस्कवरी पे और हिस्ट्री चैनल्स पे, वहाँ पे लोग लगे हुए होते हैं, हायर होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उनका जो पेमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। आगे उन्होंने क्या बोला है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर विच आर इनकर्ड ऑन एन एक्टिविटी। अब मटेरियल और लेबर के अलावा जो आपने खर्चे करे हैं डायरेक्ट वाले, वो कौन सा खर्चे होंगे, वो हो गया आपका एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, मटेरियल लेबर से हटकर। लेकिन वो डायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि यार हमने इस प्रोडक्ट के लिए करे हैं, तो वो होते हैं एक्सपेंसेस। मैं आपको बता दूं, मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो सीधा सीधा हमको पता चल रहा है यार इस प्रोडक्ट को बनाने में ये मटेरियल तो लगा होगा, है ना, प्लास्टिक तो लगा होगा, कलर्स तो लगा होगा, ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है इसका मटेरियल, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। इसके लिए जो जो हमने लेबर रखे होंगे उसको एक्सपेंस दिए होंगे, वो डायरेक्टली पता चला इतने बंदे बिठाए थे हमने, पूरे दिन इतना काम कर रहा था हमने। सपोज़ हमारी चाय की दुकान है, ठीक है, वहाँ पे ढोलू बोलू हमने रख रखे हैं, ढोलू बोलू दिन भर आते हैं, वो अपना लेबरर हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम दिन में जब ख़त्म हो जाता है दिन तो हम उनको दे देते हैं 500 रुपये दोनों को। तो जो 500 रुपये दे रहे हैं क्या, वो मुझे सीधा सीधा पता है भाई मैं इनको 500 सीधा सीधा लेबर सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, लेबर सर्विस की पैसा दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया। उसके अलावा जो इन दोनों के अलावा जो सीधा सीधा खर्चे होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोबारा से मैंने आपको 3 डायरेक्ट खर्चे बताए हैं। क्या बताया है मैंने आपको, 3 डायरेक्ट खर्चे। सबसे पहला जो खर्चा बताया है वो मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मटेरियल, फिर मैंने आपको बताया है डायरेक्ट लेबर, फिर मैंने आपको बताया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब डायरेक्ट खर्चे हैं, और इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हम इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये वर्ड्स, ये टर्म्स आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए, पिन हो जाना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब जिसके अंदर तीन हमारे कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट। दोबारा मैं बता दूं, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली लगती है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में या प्रोडक्शन करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही बता दी है। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है, वाह भाई वाह, ताली। आगे अब थोड़े से हम और इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के हर लेवल पे, यानी कि प्रोडक्शन के हर स्टेज पे जो कॉस्ट फिक्स्ड है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। वाह भाई वाह,
लाइक मैंने क्या करा, एक हॉल रेंट पे ले रखा है, उस पर मैं 10,000 का प्रोडक्शन करूँ या 10 प्रोडक्शन करूँ, 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँ या 10 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ, अगर मैं 10,000 रुपये महीना दे रही हूँ उसका, तो 10,000 रुपये महीना ही दूंगी। उनके ओनर मुझसे आन के ये नहीं पूछेंगे तुमने 10,000 यूनिट से 1,000 यूनिट क्या 1 यूनिट भी ज़्यादा बनाई, मिलाओ हमारा रेंट बढ़ा दो, नहीं, वो फिक्स्ड है, वो बढ़ नहीं सकता। ठीक है, आगे, दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बढ़ने से या घटने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। अच्छा, तो फिर कैसे बदलाव आता है वो भी समझते हैं। दीज कॉस्ट अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड नॉट विद द प्रोडक्शन एंड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। इन्होंने क्या बोला, अगर फिक्स कॉस्ट में मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से होता है, ना कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। समझ में आया? पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, अब जो मैं 10,000 रुपये जहाँ का किराया दे रही थी, सपोज़ वहाँ की वैल्यू की बढ़ गई, जब वहाँ की वैल्यू बढ़ गई तो वहाँ के ओनर आए, उन्होंने भी क्या कर दिया, ओनर ने भी क्या कर दिया, 10,000 रुपये से 12,000 रुपये रेंट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस जगह की वैल्यू बढ़ गई थी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बहुत बढ़िया बात है। तो इन्होंने क्या बोला, फिक्स कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कभी नहीं बढ़ सकता। तो फिर काय से बढ़ सकता है? वो बढ़ सकता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, इसलिए हम उसको काय से एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम। किसको? फिक्स्ड कॉस्ट को। आई थिंक इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ है इसलिए बता रही हूँ, और यकीन मानिए बहुत अच्छी वीडियोज़ होंगी आपके लिए। आगे है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो टर्म बना है वो वेरी से बना है। वेरी का मतलब चेंज होता रहना, ठीक है, जैसे हम बिजनेस में बोलते थे डायनामिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरी का मतलब है चेंज होते रहना। उन्होंने बोला है वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड टू वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटी। जैसे ही आपने प्रोडक्शन का वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज करा, यानी कि जब आपके प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंजेस आए, उस टाइम आपकी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट चेंज होती रहती है आपकी प्रोडक्शन के साथ, वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अभी मेरे पास ऑर्डर आए थे कि 200 बनाना है मुझे ये बैक कवर्स, तो मैंने जो मटेरियल यूज़ करे और जितने लोगों को बिठाया, मुझे पता है यार 200 कवर बन जाएंगे मुश्किल से 1 हफ्ते में, तो मैंने 1 हफ्ते का उनको पेमेंट करा, और जितना 200 यूनिट्स बनने में, 200 बैक कवर्स बनने में जितना मटेरियल यूज़, जितने रुपए का मटेरियल यूज़ होता है, मैंने उतना ही मटेरियल जो है मंगा लिया। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद मेरे पास ऑर्डर आए 100 यूनिट्स के और आ गए। अब मैंने 100 यूनिट्स के और आ गए, यानी कि मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है, 200 से 300 यूनिट करना है, ठीक है, 200 से 300 यूनिट करना है। अब जब मुझे 200 से 300 यूनिट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 100 जो यूनिट्स एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करना है, उसका मटेरियल भी तो ख़रीदना पड़ेगा। उस 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे लेबरर्स को और रखना पड़ेगा, या उन्हीं को कुछ टाइम और काम करवाना पड़ेगा, तो उनको भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से जिस कॉस्ट में चेंज आता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और ठीक है, और प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से किस कॉस्ट में चेंज नहीं आता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। बीच में सब वैसे ही आपने +1 में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे अब तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी का मतलब क्या होता है, 50-50 मान लीजिए। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, 50%, मतलब कुछ पोर्शन, नॉट 50-50 का मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन उसका फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आई थिंक एग्जाम्पल होता है उसका, वो सेमी वेरिएबल है। मतलब भाई तुम घर में रहो या मत रहो, इतना बिल तो तुम्हारा आने वाला है। मान लो 500 रुपये का, मुझे नहीं पता कितने का आता है, मान लो 500 रुपये का तुम्हारा बिल तो आने वाला है, चाहे तुम उस घर में रहो या ना रहो। लेकिन अगर तुम उस घर में रहना शुरू हो गए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। क्या कंज्यूम करोगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे। तो जितना तुम कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से जो है कॉस्ट वेरी करती जाएगी। 500 फिक्स रहेगी, और जितना तुम मतलब यूज़ करते जाओगे उस हिसाब से क्या होगा, तुम्हारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। वो कौन सा होता है, सेमी वेरिएबल होता है। कुछ पोर्शन फिक्स्ड और कुछ पोर्शन वेरिएबल, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। तो बोला था मैंने, कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल, कुछ पोर्शन उसका फिक्स्ड।
दीज कॉस्ट चेंज बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। ये चेंज तो होंगी लेकिन प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से नहीं होंगी। अच्छा, a semi variable cost often has a fixed element below which it will not fall at any level of output। तुम कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो या मत करो प्रोड्यूस, लेकिन जितना फिक्स्ड है उतनी कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड एलिमेंट उसके अंदर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और इसके एग्जाम्पल्स और भी कुछ दे रखे हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स। मैं अभी बता दूं, ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन में भी काम में करें। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, क्वेश्चन हमें बताएगा, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। इन एग्जाम्पल्स को देख के अपने माइंड सेट मत कर लेना कि हाँ यार ये तो सेमी वेरिएबल है तो वेरिएबल कैसे बन गई, या ये वेरिएबल है तो सेमी वेरिएबल कैसे बन गई। हैं क्या कहती रहती हो। समझ में आएगा जब मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराना शुरू करूँगी। जब तक को इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यही मेरी फ़ी। अगर आप मेरी फ़ी पे कर सकते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत।